हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग थर्मल फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट जिसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे आपको हीट का, टेम्परेचर का, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे पास आज थर्मल फिजिक्स का एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, हमारे पास बच्चों हीट एंड टेम्परेचर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। बेसिकली हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। आप ये बात जानते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें सेंस देती है, किस चीज का? हॉटनेस का और कोल्डनेस का। ठीक है सर, हमारे पास हीट जो है वो हमारे पास एक सेंस देती है हॉटनेस का और कोल्डनेस का। अच्छा, टेम्परेचर क्या है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। टेम्परेचर जो है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर जो है ये हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिफाइन करता है। ठीक है, कोई बॉडी बेसिकली कितनी हॉट है, कितनी कोल्ड है, इसके बारे में यह टेम्परेचर ही हमें इस बात की नॉलेज देता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो लिया गया है वो है आपके पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर जो है वो लिया गया है। ठीक है सर, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, कि कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ कैसे टेम्परेचर इक्वल करती है और किस तरह से ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम मैंने रखा है ए, और यहां पर एक दूसरा चेंबर मैं बना देता हूं बी, और यहां पर एक चेंबर में बना देता हूं सी। बेसिकली मैंने कहा यहां पर मान लीजिए हमारी कुछ गैस मॉलिक्यूल्स यहां पे देखे गए हैं, और यहां भी मैं इस तरह से गैस मॉलिक्यूल्स बना देता हूं। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने कहा मान लीजिए टेम्परेचर ऑफ ए लिख देता हूं, इसका मैं लिख देता हूं टेम्परेचर ऑफ बी, इसके लिए मैं लिख देता हूं टेम्परेचर ऑफ सी। ठीक है, अभी ये बेसिकली डिफरेंट टेम्परेचर पर है। अच्छा, डिफरेंट टेम्परेचर पर है तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बेसिकली हीट प्रोवाइड करता है, एक दूसरे में हीट का एक्सचेंज होता है, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी। इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होना कब बंद हो जाएगा? तो आप कहेंगे टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ बी जब दोनों इक्वल हो जाएं। और अगर मैं इन दोनों चेंबर्स की बात करूं, तो आप ये कहेंगे कि सर टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी जब दोनों ये इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास इनका भी टेम्परेचर जो है सेम हो जाने की वजह से हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए बॉडी का टेम्परेचर बी और सी के साथ इंडिविजुअली डिफरेंट आपको जो दिख रहा था वो अब इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए is equals to temperature of B and temperature of A and temperature of C is equal, then it must be temperature of B temperature of C के equal होगा। ठीक है सर, यही हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक मरकरी थर्मामीटर के बारे में आपने सुना होगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है सर, और आइए हम लोग अब हीट की भी कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है सर, अच्छा मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनामिक्स में या थर्मल फिजिक्स में जितनी भी हीट आपको मिलेगी, जो भी आप हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो बेसिकली हमारे पास दो तरीके से होता है। एक तो होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, और दूसरा होता है हमारे पास लेटेंट हीट। अच्छा, दोनों के फंक्शन अलग अलग, दोनों के काम अलग अलग। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, दरअसल जो हीट है वो दो फॉर्म में पढ़ी जाती है। एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट और एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है वो टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो लेटेंट हीट है वो हमारे पास फेज चेंज या स्टेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और
इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों काम एक साथ साइमल्टेनियस प्रोसेस नहीं है। अगर टेम्परेचर का चेंज देखा जाएगा तो फेज का चेंज या स्टेट का चेंज नहीं देखा जाएगा, और अगर फेज का चेंज या स्टेट का चेंज देखा जाएगा तो टेम्परेचर का चेंज नहीं देखा जाएगा। आइए इस पर कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अगर मैं हीट के बारे में बात करूं तो हीट हमारे पास दो फॉर्म में पढ़ी जाती है, जरा ध्यान से समझना। एक हमारे पास होती है बच्चों स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है सर, और एक होती है हमारे पास लेटेंट हीट। दोनों के फंक्शन अलग अलग, दोनों के काम अलग अलग। स्पेसिफिक हीट को मैं जनरली एस से डिफाइन करता हूं, लेटेंट हीट को हम लोग जनरली एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है सर। अगर इसके बारे में बात करें तो यह कहलाता है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं ऐसे लिख सकता हूं, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, इन टेम्परेचर, ठीक है सर। अच्छा, चेंज का मतलब राइज और फॉल दोनों हो सकता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, हम इसके फॉर्मूले की भी बात करें तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, यस, एम एस डेल्टा टी, जहां पर Q जो है वो आपकी गिवन हीट है, M जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल या मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, और S जो है ये स्पेसिफिक हीट है, जैसे मैं अभी यहां पर चर्चा कर चुका हूं कि S जो है वो स्पेसिफिक हीट है, और डेल्टा T जो है ये टेम्परेचर का चेंज है, ठीक है सर, टेम्परेचर चेंज। मैं इसको लिख देता हूं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। S जो है ये आपके पास स्पेसिफिक हीट है, और ये जो है ये आपका मास है, और ये आपका गिवन हीट है, ये बात आप जानते हैं, गिवन हीट। और इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है जरा समझना। अगर मैं बात करूं कि Q इज इक्वल टू लिखा हुआ है ms डेल्टा टी, तो आप कह सकते हैं सर S इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन m मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये हो जाता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या ऐसा हो सकता है क्योंकि जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है तो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके यूनिट्स हो जाते हैं। चलिए लगे हाथ डायमेंशन की बात भी कर लेते हैं। तो डायमेंशन एस के लिए अगर मैं लिखूं तो ये आ जाता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आप जानते हैं कि किसी भी टाइप की एनर्जी हो उसकी डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, और इसकी डायमेंशन हो जाती है एम, और इसकी डायमेंशन हो जाती है बच्चों थीटा, टेम्परेचर चेंज, ठीक है। एम से एम बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा एम की पावर 0, एल की पावर 2, टी की पावर -2 और थीटा की पावर -1। ये आपके पास डायमेंशन हो जाती है, ठीक है सर। ये भी आपके लिए कई बार इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इसके बारे में भी, ठीक है सर। और आइए बात करते हैं। तो आपने कहा सर अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि S इज इक्वल टू Q अपॉन m टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट m इज इक्वल टू 1 ग्राम, और ऐसा मान लेता हूं कि राइज इन टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का है। बेसिकली एनसीईआरटी कहती है कि 13.5 से 14.5 के बीच में जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट से डिफाइन करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज ले लेता हूं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि S मस्ट बी इक्वल्स टू Q, यानी जो हमारे पास गिवन हीट होगी वही हमारे पास स्पेसिफिक हीट होगी। आप ये समझ लीजिए कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग हीट बेसिकली इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, आप ये कह सकते हैं, ठीक है सर। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज होने वाली है कि अगर 1 ग्राम का कोई मास बॉडी है और उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज लाना है, तो जो हमें हीट की जरूरत पड़ेगी वही हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है। क्लियर? यस, बोलिए भाई। हाँ सर, बोलते रहिएगा। तो S का वैल्यू हमारे पास Q के इक्वल आ जाता है। चलिए S के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूं मैं, है ना। S के बारे में देखिएगा और बात कर लेता हूं। आपने कहा सर Q इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है MS डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फॉर्म होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इसका फॉर्म होता है Q इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ C इंटू डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। ये बेसिकली आपको KTG यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा।
वहां बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, वहां पर हम आपके इसके बारे में बातचीत करेंगे, आपको वीडियो चेकलिस्ट के फॉर्म में मिलती रहेगी और उसके बारे में उसमें आप देखते रहिएगा, ठीक है। जहां पर क्यू तो आप जानते हैं गिवन हीट है, जो म्यू होता है बच्चों ये से कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। सी जो है बच्चों इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ध्यान दीजिएगा। और जो डेल्टा टी है बच्चों ये तो आप जानते ही हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है सर। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट को हम लोग सी से डिफाइन करते हैं। सी के बारे में हमारे पास दो कैटेगरीज है। सी के अगर मैं बारे में बात करूं तो सी के हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक को हम लोग बोलते हैं सीपी और एक को हम लोग बोलते हैं सीवी। जो सीपी है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हम लोग कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, यहां लिख देता हूं वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनकी अपनी एक वैल्यू भी होती है। अच्छा, आपने एक मेयर्स रिलेशन पढ़ा होगा, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, तो वो बेसिकली यहीं से बन के निकलता है, ठीक है। हाँ, जहां पर R हमारा गैस कांस्टेंट होता है, ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में हम लोग यहां पर सारी बातचीत कर चुके हैं, ठीक है सर। आगे बढ़े, ओके। चलिए, अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं। यहां पर हमारे पास अब एक और पोर्शन आया था जिसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। सबसे पहले इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां पर एक पोर्शन मिलता है कि ये आपको L से डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q इज इक्वल टू ml। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू ml। Q क्या है? Q आपके लिए गिवन हीट है। मास M क्या है? मास ऑफ द बॉडी, एंड L इज द लेटेंट हीट। क्लियर? ये आपका गिवन हीट है और ये आपका मास ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज लेटेंट हीट, एंड दिस इज लेटेंट हीट। इसके बारे में सबसे पहली बात यह है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फेज, चेंज इन फेज, या आप स्टेट भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर। तो Q इज इक्वल टू आ जाता है ml, ये हमारे पास फॉर्मूला है। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा हमारे पास L की भी दो कैटेगरी होती है, हमारे पास L की भी दो कैटेगरी है। यहां पर एक होता है बच्चों, L की एक कैटेगरी होती है, यहां पर हमारे पास एक होती है LV और एक होती है LF। LV को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये हमारी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हमारे पास एक फिक्स डेटा होता है, ये आपको पता चलेगा। क्लियर? जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और बता दूं, जैसे हमारे पास S की भी एक फिक्स वैल्यू होती है, ध्यान से देखिएगा। S के लिए, पानी के लिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, ये होती है 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर हम आइस की बात करें तो ये हमारे पास होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से S ऑफ स्टीम जो होती है, स्टीम, ये होती है 0.4 कैलोरी पर ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास कुछ ऐसा फिक्स वैल्यू है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बेसिकली काम आता रहता है, ठीक है। अब आइए मैं यहां पर बात करता हूं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों LV का जो वैल्यू होता है ये जनरली होता है 539। यहां पर अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो कैलोरी पर ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जनरली इसको हम 540 के टर्म्स में यूज करते हैं, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। यानी अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में यहां पे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने कहा, मान लीजिए हमारे पास एक आइस क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक आइस क्यूब है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं और मैंने यहां पर ऐसे ले लिया कि ये 1 ग्राम का है,
जनरली हम लोग यहाँ पर 1 ग्राम का ही यूनिट बेस लेकर समझाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 ग्राम का आइस क्यूब है, तो अगर मैं इसको 80 कैलोरी की हीट प्रोवाइड कर दूं तो ये अपना फेस चेंज करके ये 1 ग्राम ऑफ वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी अब इसकी जो स्टेट आ जाएगी वो लिक्विड आ जाएगी और पहले जो इसकी स्टेट थी वो सॉलिड थी। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इसका टेम्परेचर जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अभी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर हमारे पास फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और यदि टेम्परेचर चेंज होता है तो फेज चेंज नहीं होगा। क्लियर? यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लेटेंट हीट के बारे में मैंने आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। क्लियर? अच्छा, मैं अगर कई बार प्रोसेस की बात करता हूं तो वो भी एक बार आप देख लीजिए प्रोसेस कैसे होता है। हमने कहा मान लीजिए मैं अगर प्रोसेस की बात करूं, है ना, यहां पर देखिएगा मैं आपके सामने प्रोसेस की बात करने जा रहा हूं, ध्यान दें। तो हमने कहा मान लीजिए मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि हमारे पास एक आइस क्यूब है, ऐसे हमारे पास एक ये आइस क्यूब है, इसका टेम्परेचर जो है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड का है। इसका मास कितना है? मैंने कहा मान लीजिए मास ऑफ आइस, ऐसे लिख देता हूं। ये आप आइस है, टेम्परेचर आपका जो मैंने दिया है -50 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टेट जो है बच्चों वो सॉलिड है। स्टेट जो है वो सॉलिड। हमने कहा इसको हम सबसे पहले Q1 हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास इसका जो स्टेट है, ध्यान से देखिएगा, अभी ये सॉलिड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये अपने टेम्परेचर को चेंज करेगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा। यानी अभी ये आइस ही है, यानी इसका सॉलिड जो है स्टेट जो है वो सॉलिड ही, स्टेट में चेंज नहीं हुआ। तो बच्चों स्टेट चेंज नहीं हुआ, बट आप देख रहे होंगे कि -50 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसने टेम्परेचर को अपने चेंज कर लिया है। तो आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो आपने कहा स्पेसिफिक हीट। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ आइस, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू डेल्टा टी। ये हमारे पास पहली हीट का फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहां पर मैं इसको Q2 हीट प्रोवाइड करता हूं, तो अब ये जो है बच्चों, अब ये है आपका फेज चेंज करेगा। अब यहां से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का ही वाटर बन जाएगा, यानी अब इसकी जो स्टेट हो जाएगी वो लिक्विड हो जाएगी। जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाटर है और इसकी स्टेट जो है अब वो लिक्विड हो चुकी है। तो अगर स्टेट चेंज हो रही है तो आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां पर आ जाएगा मास इंटू LF, यहां पर फॉर्मूला आपका लग जाएगा। Q2 का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो MLF आ जाएगा। क्लियर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यहां पर यूज होएगा। अब मैंने कहा यहां पर मान लीजिए इसको मैंने Q3 हीट प्रोवाइड करी, तो अब ये जो वाटर है, अब ये वाटर है अपना टेम्परेचर राइज करेगा, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर जो राइज हो सकता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अच्छा, स्टेट अभी भी इसकी वाटर ही रहेगी, लिक्विड ही रहेगा, क्योंकि यदि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो यहां पर स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप कहेंगे यहां पर आ जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और यदि इसे हम फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा Q4 का, जिसे हम लोग और नेक्स्ट गिवन हीट कहेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, अच्छा देखिए अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से है, अब ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अब इसकी फेज जो है वो गैसियस स्टेट आ जाएगी और ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं M इंटू LV। ये हमारे पास Q4 का फॉर्मूला आ जाएगा MLV। क्लियर? तो आपको इस प्रोसेस को ध्यान देना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। यस, ये आपका मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। ठीक है, ओके, चलें आगे, आगे चलें। यस, चलिए अब यहां पर देखिएगा, मैं एक और टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमारे पास एक टॉपिक मैं ले रहा हूं जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कुछ इसी से रिलेट करता हुआ टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। ये क्या कहता है? बेसिकली देखिए, इसकी लैंग्वेज जो है बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, हमको बस इतनी सी बात समझनी है, यहां पर गिवन हीट और टेकन हीट
मस्ट बी इक्वल। अब हीट दे कौन सकता है? जिसका टेम्परेचर हाई होगा, और हीट ले कौन सकता है? जिसका टेम्परेचर लो होगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास मान लीजिए मैं आपको एक ऐसा ड्राफ्ट बनाकर दिखाता हूं कि हमारे पास एक ए टाइप का लिक्विड है, हमारे पास एक बी टाइप का लिक्विड है। यहां पर ऐसे मैं आपको लिक्विड दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पर इसका टेम्परेचर मैंने लिया है TA और इसका टेम्परेचर मैंने लिया है मान लीजिए TB। यहां पर मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B। ये मैंने माना हुआ है। इसका मास ले लिया मैंने, मास ऑफ A, इसके लिए मास ऑफ B ले लीजिए। अच्छा, यहां पर मैंने इसके लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ A लिया है, इसके लिए मैंने स्पेसिफिक हीट ऑफ B लिया है, ठीक है। और इन दोनों से मैंने कुछ कुछ मिक्स कर दिया, कुछ इससे पार्ट ले लिया है, कुछ इससे पार्ट ले लिया है। यहां पर मैंने एक मिक्सचर बनाया है और इसका टेम्परेचर मैंने T माना हुआ है। जनरली क्वेश्चन जो आता है वो इस टेम्परेचर को पूछा जाता है, मिक्सचर का टेम्परेचर आप बताइए। तो हमने कहा मिक्सचर का टेम्परेचर हमारे पास T है। यहां पर कुछ पार्ट A से कुछ पार्ट B से लिया जाएगा और यहां पर एक मिक्सचर कंप्लीट किया गया जिसके लिए हमारे पास टेम्परेचर इसका T है। क्लियर? अब बात आई कि इस T को कैसे निकाला जाए। प्यारे बच्चों, ये कोई ऐसा टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इस टाइम पे सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो आप देख रहे होंगे, जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं। एक गीजर से हमने गर्म पानी निकाला और एक बाल्टी ठंडा पानी लिया और उसको मिक्स कर दिया, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि उसको उन दोनों को मिक्स किया और एक गुनगुना पानी तैयार कर लिया। ये क्या है? ये बेसिकली एक मिक्सचर ही है ना, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को मिक्स करके हमने एक नया मिक्सचर तैयार किया है जिसका टेम्परेचर T जो होगा, ध्यान से सुनना, जो टेम्परेचर T होगा वो TA से तो कम होगा, बट जो टेम्परेचर T होगा ये TB से ज्यादा होगा। और ऐसा ही आप करते हैं। जो पानी मिक्सचर बना है वो मिक्सचर का पानी जो आप देख पा रहे हैं वो बेसिकली हॉट वाटर से उसका टेम्परेचर कम होगा और कोल्ड वाटर से उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, और उसको आप लोग यूज करते हो। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जो कि आप जानते हैं, Q गिवन मस्ट बी इक्वल्स टू Q टेकन। ठीक है, यही आपने पढ़ा हुआ है। तो आप यहां लिख सकते हैं, मैं यहां पे इक्वेशन लिख देता हूं, M ऑफ A S ऑफ A डेल्टा T इज इक्वल्स टू M ऑफ B S ऑफ B इंटू डेल्टा T। अब टेम्परेचर चेंज लिख दीजिए, तो मास ऑफ A S ऑफ A और यह आ जाएगा TA माइनस T, और यहां पर आ जाएगा मास ऑफ B S ऑफ B और यह आ जाएगा T माइनस TB। क्लियर? ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा नीड नहीं होगी अगर आपने इस प्रोसेस को समझा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए, अगर आपने इस प्रोसेस को समझा है, इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये इक्वेशन यूज करने के लिए नहीं आएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली इसमें बात नहीं है। आइए एक और बात करते हैं। मैंने कहा अगर मैं कैलोरीमेट्री की बात करूं, यहां पर अगर मैं कैलोरीमेट्री की बात करूं तो मैं इसको समझाऊंगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा मान लीजिए ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है और इसको हमने Q हीट दिया है। ठीक है, तो यहां पर हमें दो तरीके के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यहां पर टेम्परेचर चेंज भी देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर चेंज भी देखने को मिल सकता है, और हमारे पास यहां पर इसके लिए फेज चेंज भी देखने को मिल सकता है। यहां पर फेज चेंज भी हमारे पास देखने को मिलेगा। क्लियर? जिसमें आप जानते हैं टेम्परेचर चेंज की यदि बात करूंगा तो यहां पर MS डेल्टा T यानी स्पेसिफिक हीट काम करेगी, और यदि फेज चेंज या स्टेट चेंज की बात करेंगे तो हमारे पास लेटेंट हीट काम करेगी। क्लियर? तो इसके लिए आपको इक्वेशंस याद रखनी होंगी, आपको प्रोसेस याद रखना होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें नीट पे खूब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा एक काम करते हैं, 1 ग्राम ऑफ स्टीम प्लस 1 ग्राम ऑफ आइस, इन दोनों को मिक्स करते हैं। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपसे पूछा हुआ है फाइंड, मैंने आपसे पूछा है फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर एंड अमाउंट ऑफ मिक्सचर। ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है सर, इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। और इसके आगे इसी क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो की, जो आपको चेकलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है सर। तो देखते रहिए और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से आप लोग अपनी मेहनत को बनाए रखिए और अपनी जो सक्सेस की जर्नी है उसको कंप्लीट करिए।